हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने कोरोना डेज को अच्छे से यूटिलाइज करने का प्लान बना ही लिया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं करी है तो अभी भी काफ़ी टाइम है, जुड़िए हमारे साथ और घर बैठे बैठे कैसे आप सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस और बाकी सभी टीईटी की तैयारी घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर इसमें क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पियाजे की थ्योरी। पियाजे ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका नाम ऐसा क्यों है? कॉग्निटिव मींस कॉग्निशन, कॉग्निशन मींस हमारा ब्रेन। तो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कैसे हमारा ब्रेन सोचने की क्षमता को विकसित करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने कभी सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, यूपीटेट या कोई भी टीईटी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा इस टॉपिक से कम 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो को तो ज़रूर पूरी की पूरी ही देखिए और अच्छे से इसको समझिए कि इसमें पियाजे ने क्या क्या चीज़ें बताई है, किन किन चीज़ों पर फोकस किया है, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। हाँ, तो पियाजे के बारे में पहले हम कुछ शब्द जानते हैं। उनका पूरा नाम था जीन पियाजे, वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। उनकी थ्योरी का नाम है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे को ही हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी थ्योरी दी थी जो कि आज तक, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस होते जा रही है, उनकी थ्योरी को आज तक कोई भी रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाए। उनकी थ्योरी उनके टाइम से लेकर आज तक एकदम एक्यूरेट थ्योरी है। और उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम के बारे में बताया था कि जो ह्यूमन नेचर है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसलिए उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। अब इनकी थ्योरी के बारे में कुछ जानते हैं। इनकी थ्योरी जो डिपेंड करती है वो कि उस पे है कि बच्चा अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को, अपने कॉग्निशन को कैसे डेवलप करता है। और इसमें उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें करी है कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है, किस तरह से मॉडिफाई होती है, क्या क्या उसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। और उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी दी है उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ऑब्जर्व किया है। उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने तीनों बच्चों को ऑब्जर्व किया और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी है। और यहाँ तक कि उनका मानना भी था कि जो बच्चों का जो दिमाग होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो माइंड में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारी नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट के साथ साथ वो भी इम्प्रूव होते रहती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कॉग्निशन का मतलब। तब से हम देख रहे हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट ये कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन हमारा एक लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड है हमारा कॉग्नोसर। इसका मतलब है टू नो या फिर टू कम टू नो, कि हमें कोई भी चीज जानना। कॉग्निशन का मतलब होता है कुछ भी जानना। ये मोर और लेस हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड। जहाँ पे भी कॉग्निशन वर्ड है तो हमें देखते ही समझ जाना है कि वो हमारे ब्रेन की बात हो रही है। देन डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन इज द मेंटल एबिलिटी और द मेंटल एक्शन टू थिंक, रीजन, एनालाइज. This is known as cognition and the development of these abilities is known as cognitive development. तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम अपने माइंड से कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को रीज़न कर रहे हैं, उस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है। और इन सोचने की क्षमता, हमारी रीज़न करने की क्षमता, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता, इस सब क्षमता जो हमारी है इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन सब क्षमताओं की डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारे कॉग्निशन की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट। अब इन्होंने अपने कुछ कीवर्ड्स दिए थे जिनकी मैंने पहले भी एक बार अभी आपको बात करी थी कि कुछ इन्होंने कीवर्ड्स दिए हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है कि हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है। तो इनके कीवर्ड्स है, मेन है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारा ब्रेन चीज़ों को, जो भी चीज़ उसे दिखती है उसे वो ऑर्गेनाइज करता है। जो भी नॉलेज आती है सामने, या हम लोग विजुअली कोई चीज़, आंखों से कोई चीज़ अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
तो उन सब चीज़ों को हम पहले ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज हम करते हैं अपने माइंड में स्कीमा के फॉर्म में। स्कीमा क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन्स जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या कोई न्यू नॉलेज है उसको अपने माइंड में अडेप्ट करना। फिर हम उसके बाद उस नॉलेज से इक्विलिब्रेशन को अचीव करते हैं। इक्विलिब्रेशन मीन्स बैलेंस। और ये एडेप्टेशन के भी दो पार्ट्स है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और ऐसे इक्विलिब्रेशन के भी दो पार्ट्स है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कीमा के बारे में कि स्कीमा क्या है। अब पियाजे ने क्या बोला था कि जो हमारा ब्रेन है, हम जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसको मेंटल स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन में, जो कि जिस फॉर्म में हम उन्हें स्टोर करते हैं, इन मेंटल स्ट्रक्चर को पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया था। इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर हम एक चिड़िया के बारे में बताते हैं, उसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया दिखाते हैं, तो उसके माइंड में एक स्कीमा फिट हो जाता है कि चिड़िया क्या होती है, कि चिड़िया के पंख होते हैं, चिड़िया की चोंच होती है, चिड़िया के पंख होते हैं। अगर उसने ये तीन चीजें ऑब्जर्व करके अपने माइंड में एक स्कीमा बना लिया है एक बर्ड का, एक चिड़िया का, तो उसके बाद उसे जो भी चीज मिलेगी जो कि उड़ती है, जिसके पंख है और जिसकी बीक है, जिसकी चोंच है, तो वो हर उस चीज को वो चिड़िया ही बोलेगा। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, छोटा 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं जो बोलना सीखते हैं, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अगर कहीं से एरोप्लेन उड़ता हुआ भी देखेंगे तो उसे भी एक चिड़िया ही बोलते हैं। तो ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उस जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है वो एक चिड़िया से रिजेंबल करता है। और उनके माइंड में जो स्कीमा है, उनके माइंड में एक स्कीमा है बर्ड का कि जो आसमान में उड़ता है, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ रहा है, उसके विंग्स होते हैं, एरोप्लेन के भी विंग्स होते हैं। तो जो भी स्कीमा उसके माइंड में बर्ड का है, वो सारी चीजें एक एरोप्लेन भी फुलफिल कर रहा है। तो उस बच्चे के लिए एक एरोप्लेन भी एक बर्ड है। वो छोटा बच्चा है इसलिए वो एरोप्लेन को भी बर्ड बोल रहा है, बट विथ टाइम जब वो और चीजें सीखेगा, आगे और भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे उस चीज को एडजस्ट करता है अपनी नॉलेज के साथ। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे, we have a system of organizing information in our mind, and we do organize information and experiences in our mental system under different categories। यही जो अभी हमने बात करी कि हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीज़ हमारे सामने आती है, हम उसको अपने माइंड में मेंटली अरेंज करते, ऑर्गेनाइज करते हैं स्कीमा के फॉर्म में। स्कीमा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ हमें पता है, जो भी चीज़ हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड में है, हर वो चीज़ एक स्कीमा है। अगर हमारे सामने कोई भी पेन नहीं रखा, बट हमसे पेन के बारे में बात की जाए, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक इमेज आएगी उस पेन की, कि एक पेन होता है, उसके अंदर एक रिफिल डलती है, उसको हम चलाते हैं, वो ब्लू कलर भी चल सकता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, ये अलग अलग हमारे माइंड में ये स्कीमा है एक पेन को लेकर। ऐसी अगर हम पेंसिल की बात करें तो आपके माइंड में एकदम से एक पेंसिल की इमेज आ जाएगी कि एक पेंसिल है, उसके सेंटर में एक लेड होती है, उसे हम शार्प करके यूज करते हैं। तो ये सारे हम जो भी हम अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, दैट इज अवर स्कीमा। A schema is a basic mental structure into which the information one receives from the environment is organized. माइंड में जो भी चीज हम ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर रहे हैं, दैट इज अ स्कीमा। नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है कि हम जब अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखता है। इवन 2 भी नहीं, उससे पहले ही बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसे काफ़ी चीज़ें नई पता चलती है, और काफ़ी चीज़ें होती है जो उसे ऑलरेडी पता है, बट उसी में ही कुछ चीज़ें ऐड ऑन होते रहती है। जैसे कि एक बच्चे को पता है कि उसके मदर फादर, ये एक मतलब उसकी फैमिली में ये सारे मदर फादर, दादा दादी, जो भी पर्सन है अराउंड, वो एग्जिस्ट करते हैं। बट जब वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा तब वो ऑब्जर्व करेगा कि सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं, उसके आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं और उनके आपस में कुछ और ही रिलेशंस है। जैसे उसे पता है कि उसके लिए कौन उसकी मदर है, कौन उसके फादर है, बट नेसेसरीली
उसके मदर और उसके फादर हर किसी के लिए मदर फादर नहीं है, हर किसी का उनके साथ डिफरेंट रिलेशन है। तो ये एक नई नॉलेज है जो बच्चे ने सीखी। तो कुछ नॉलेज है जो बच्चा पहले से उसे थोड़ी थोड़ी चीजें पता है और नई चीजें उसमें ऐड ऑन करता है, और कुछ चीजें ऐसे जो उसके लिए बिल्कुल ही नहीं है। सो टू अडेप्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस एनवायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अपने नए एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, उसको अडेप्ट करना, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग स्कीमास थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। अब जो वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसे नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये सारी चीजें वो अपनी स्कीमास के साथ एडजस्ट करते रहता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे करता है, अभी जब हम एडेप्टेशन के बाकी दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज that involve moving from a cognitive state of disequilibrium to a cognitive state of equilibrium। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई है, डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब सब चीजों में बैलेंस बना रहे। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जब बैलेंस ना हो। तो एडेप्टेशन क्या है? जब बच्चा इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके माइंड में ना बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। तो जो उथल पुथल हो जाती है, ये है डिसइक्विलिब्रियम। सब कुछ बैलेंस आउट हो चुका है, बैलेंस नहीं रहा, सब कुछ खराब हो गया है, सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिक्स एंड मैच हो रही है, तो ये है डिसइक्विलिब्रियम। और धीरे धीरे वो उन चीजों को अपनी स्कीमास के साथ कंस्ट्रक्ट करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, तो वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंचेगा, जबकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज एक बैलेंस के फॉर्म में अरेंज हो चुकी होगी, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बच्चा है, वो डॉगी के साथ खेल रहा है। देन उसे थोड़ी देर बाद उसके फादर या उसके फैमिली मेंबर उसे कहीं ले जाते हैं, वहां पे उसे डॉग नजर आता है, तो उसे देखते ही वो बोलता है कि ये डॉगी है। उसको पता नहीं, उसको अभी किसी ने याद नहीं दिलाया कि ये डॉगी है, बट उसे पुराने स्कीमा से याद आया कि हाँ ये डॉगी है। बट बाद में उसके पेरेंट्स ने जो आप थर्ड इमेज में देख रहे हैं, उसके पेरेंट ने उसको समझाया कि ये डॉग नहीं, ये कैट है। ये जो एक नई इंफॉर्मेशन आई बच्चे के लिए अभी तक क्या था कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो एक डॉग है। जब उसने कैट को देखा तो उसने देखा उसके पास भी 4 पैर है, तो उसने उसे भी डॉग बोल दिया। बट जब उसे बाद में उसके पेरेंट्स ने ये चीज अंडरस्टैंड करवाई कि वो डॉग नहीं, वो एक कैट है, तो बच्चे ने ये नई नॉलेज को अपने स्कीमास में एडजस्ट किया। तो ये है हमारा एडेप्टेशन। आगे हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आते रहेगा ये। नाउ एडेप्टेशन हैज 2 सब प्रोसेसेस। 2 प्रोसेस है इसमें, 2 चीजों से मिलकर एडेप्टेशन, हम कहते हैं कि एडेप्टेशन हुआ है। सो फर्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो भी हमें नॉलेज मिली है उसे हम पुराने जो स्कीमास है उसी में ही फिट करते रहे। जैसे कि अगर बच्चे ने एक चिड़िया देखी थी, उसको बाद में एक एरोप्लेन दिखा, उसने उस एरोप्लेन को भी चिड़िया बोला, बट बाद में उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि ये चिड़िया नहीं, ये एक एरोप्लेन है। तो ये बच्चे ने जो है अपनी उसी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कोई और चीज ऐड ऑन करके उसने एसिमिलेट किया कि ये एक चिड़िया नहीं है, ये एक एरोप्लेन है। जब एकोमोडेशन हुआ तो उसमें बच्चे ने ये चीज रियलाइज करी कि हाँ ये एक एरोप्लेन। जब उसने रियलाइज किया कि ये चिड़िया है या नहीं है, वो एक एसिमिलेशन का पार्ट है, जब वो पुरानी नॉलेज के साथ ही एडजस्ट कर रहा है चीजों को। बट जब उसने नई चीज सीख ली कि हाँ ये चिड़िया नहीं है, ये एक एरोप्लेन है, तो उसने ये एक नई चीज सीखी, एक नई चीज उसके सामने एक नया टर्म आया, तो ये उसकी लिए उसका एकोमोडेशन है। इन एसिमिलेशन प्रोसेस वी फिट द न्यू नॉलेज और इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमास। इसमें कि उसने जैसे एरोप्लेन को उसमें फिट करने की कोशिश करी, बट लेटर ऑन उसने जब रियलाइज किया कि वो उसमें फिट नहीं आ रहा है, उसने उसको चिड़िया की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। सो नेक्स्ट इज समटाइम्स we see that existing schemes do not support new information and needs to be changed to deal with a new object or a situation। जब उसने देखा कि वो उसमें फिट नहीं आ रहा है, कि वो एक एरोप्लेन एक बर्ड नहीं है, तो उसने एरोप्लेन की एक डिफरेंट
स्कीमा अपने ब्रेन में डेवलप किया। तो जब उसने एक नया स्कीमा बनाया, नया सब कुछ नए फॉर्म में उसने स्टार्ट किया उस चीज को प्रोसेस करना अपने ब्रेन में, सो वो है एकोमोडेशन। इन एकोमोडेशन द स्कीमा इज ऑल्टर्ड, अ न्यू स्कीमा मे बी डेवलप्ड। क्योंकि वो एसिमिलेट नहीं कर पा रहा पुरानी इंफॉर्मेशन में, तो एक नई इंफॉर्मेशन डेवलप करेगा। तो जो स्कीमा है वो चेंज हो जाएंगे और नए स्कीमा बन जाएंगे। अब हम सिर्फ एसिमिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सामने एग्जांपल है, द बॉय सॉ 4-legged एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने पहली बार एक 4 पैर वाले किसी एनिमल को देखा, तो उसे सिखाया गया कि इसको हम डॉगी बोलते हैं। तो उसके बाद वो जिस भी 4 लेग वाले 4 पैर वाले एनिमल को देखेगा, वो हर उस 4 पैर वाले एनिमल को डॉगी ही कॉल करेगा, क्योंकि ये उसने एक स्कीमा बना लिया है कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो एक डॉगी होता है। तो जो जिसको भी वो देखेगा वो उसको, उस एनिमल को इसी नॉलेज में एसिमिलेट करता जाएगा। अगर वो एक कैट को देखेगा, अगर वो एक लायन को देखेगा, अगर वो एक मंकी को देखेगा, हर किसी के उसे 4 लेग्स नजर आएंगे, तो वो उसके लिए एक डॉगी है। तो ये उसने एसिमिलेट किया। एसिमिलेट न्यू ऑब्जेक्ट इनटू एन ओल्ड स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ऐड और कंबाइन न्यू नॉलेज टू ओन स्कीमा। अगर वो कोई भी पुराने वाले स्कीमा में ही कोई भी चीज ऐड कर रहा है, तो दैट इज एसिमिलेशन। नाउ एकोमोडेशन। अब फिर से उसने एक 4 लेग के एनिमल को देखा, एक काऊ को देखा, बट क्योंकि उसने ये इंफॉर्मेशन पहले ही एसिमिलेट कर ली थी कि 4 लेग वाले सारे एनिमल्स को हम डॉगी बोलते हैं, बट इस बार उसने उसे डॉगी बोला, तो तब उसे पता चला, उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि ये डॉगी नहीं है, ये एक काऊ है। तो अब वो बच्चा इस इंफॉर्मेशन को पहले तो एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा, बट तब वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करेगा कि काऊ का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है एक डॉग के स्ट्रक्चर से। जैसे कि काऊ की एक लंबी पूंछ होती है, काऊ कंपैरेटिवली हाइट उसकी ज्यादा होती है, काऊ के पास सींग होते हैं, काऊ मिल्क देती है। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें वो बाद में ऑब्जर्व करेगा और अपनी एक न्यू कैटेगरी डेवलप करेगा, न्यू स्कीमा अपने ब्रेन में बनाएगा। तो ये हो गया एकोमोडेशन। एकोमोडेट ओल्ड स्कीमा टू अ न्यू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। पुराने स्कीमा में पुराने स्कीमा में नई ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट करना, उस स्कीमा को चेंज करना, उस स्कीमा में चेंजेस लाना, उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। या फिर कई बार हम नए स्कीमा डेवलप भी करते हैं। चेंज वंस बिलीफ और स्कीमा टू एकोमोडेट द न्यू नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट था, इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी तक बच्चे ने अपने स्कीमास डेवलप कर लिए हैं, उसने एकोमोडेट और एसिमिलेट करना सीख लिया है। अब वो आगे डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन के बारे में जानते हैं। अब जब बच्चे ने, जैसे अभी जो एग्जांपल हमने लिया था 4 लेग्ड एनिमल का, 4 पैर वाले एनिमल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, जब उसे बताया गया कि ये एक डॉग नहीं, ये एक काऊ है, तो उसके माइंड में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बैलेंस गड़बड़ा गया, क्योंकि एकदम से एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसने कि उसकी पुरानी सारी इंफॉर्मेशन और पुरानी सारी नॉलेज को डिस्टर्ब कर दिया, हिला दिया सब कुछ। तो अब वो एक डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच गए। जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया, अगर एक बाल्टी में पानी रखा है, अगर आप उस पानी को हल्का सा टच कर दे तो वो पानी हिलने लग जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे बच्चे के साथ भी हुई है कि उसके माइंड में एक इंफॉर्मेशन थी, फिर एकदम से एक काऊ आई और उसके सारी नॉलेज डिस्टर्ब हो गई, तो बच्चा एक डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच गया। अब वो जो नई नॉलेज आई है उसके सामने काऊ के बारे में, उसको वो या तो पुराने स्कीमास के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर एसिमिलेट नहीं कर पाएगा तो वो एक नया स्कीमा डेवलप करेगा, वो उसको एकोमोडेट करेगा। तो जब वो एकोमोडेट करके उस नई इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देगा, तो वो वापस एक बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस बैलेंस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेटेड इंफॉर्मेशन and information you encounter in the outside world.
जो भी आपने पुरानी नॉलेज है और जो भी आपने नई नॉलेज ली है, इन दोनों के बीच में जब बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, न्यू स्कीमास बन जाएंगे, आप उसको एकोमोडेट कर दोगे, उसको अच्छे से एसिमिलेट एकोमोडेट करेंगे, तो आप एक इक्विलिब्रेशन के स्टेट में पहुंच जाएंगे, सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। अब ये स्कीमा के बारे में जो हमने इतनी बात करी, ये हमारे कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, कि अभी तो हमने हर चीज को अलग अलग सेपरेट आउट होके पढ़ा है, अब इन सब चीजों का आपस में कैसे रिलेशन आएगा। देखिए, अब बच्चे के माइंड में एक कैट की फिगर है, उसने एक पिक्चर देखी, उसने उस पिक्चर को उस कैट की फिगर के साथ एसिमिलेट किया कि हाँ, मैंने जो उसके माइंड में जो कैट की फिगर है कि उस कैट की एक टेल होती है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये उसके माइंड में एक इमेज थी। अब जब उसने कैट को देखा, उसने देखते ही कहा कि दिस इज अ कैट, बट अब उसने एक ऐसी कैट को देखा जो कि सो रही थी, जिसके कि उसको 4 लेग्स नजर नहीं आ रहे, तो उसने उसको ऑब्जर्व करके देखा कि हाँ, इसके टेल तो है, इसके भी 2 कान है, इसकी भी मूछें हैं, बट इसके लेग्स नजर नहीं आ रहे, तो वो एक इक्विलिब्रियम, थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, बट उसने उस चीज को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या ये अभी भी कैट है या नहीं। तो उसने जब ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये कैट ही है, और बट ये थोड़े स्लीपिंग मोड में है, कि ये अभी सो रही है, बट उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये मोर और लेस कैट है, इसमें सारे फीचर्स, सारी चीजें सिमिलर है। तो उसने जब ये ऑब्जर्व किया, वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ गया कि हाँ, ये भी एक कैट है, चाहे कैट के लेग्स नजर आए ना आए, या चाहे कैट जाग रही है या फिर सो रही है, कैट तो कैट ही रहेगी। बट बाद में उसने देखा कि वो कैट के कुछ और अलग ही फीचर्स उसे नजर आए, कि वो दूध पी रही है, जो कि उसने आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया, या हो सकता है आज तक उसे पता ही नहीं था कि कैट भी दूध पीती है, या उसने कुछ एक डिफरेंट फॉर्म ऑब्जर्व करी कि कैट का कलर कुछ डिफरेंट है, तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया कि क्या ये भी कैट है या नहीं, क्योंकि अब तक उसने जो जो चीजें ऑब्जर्व करी वो हर एक चीज उसके स्कीमा में फिट हो रही थी, हर चीज वो एसिमिलेट कर पा रहा था, बट अब जो उसने चीज देखी ये वो एसिमिलेट नहीं कर पाया, तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम के फॉर्म में, डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया। अब जब उसने ये चीज देखी कि कैट्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, तो उसने, और हो सकता है और भी कैट्स उसने ऑब्जर्व करी होगी, तो उसने अपने एक नए स्कीमास डेवलप करे, और उन स्कीमास को, जो नए स्कीमास डेवलप हुए, उन्हें हम बोलेंगे एकोमोडेशन, क्योंकि उसने पुरानी नॉलेज के साथ एकोमोडेट किया। तो उसने तब ऑब्जर्व किया कि ये सारे भी कैट्स है, ऑल्दो इनके कलर्स डिफरेंट है, इनका चलने का तरीका हो सकता है, या कोई भी फीचर इनका डिफरेंट हो सकता है, बट होने को ये सारी ही सारी कैट्स है। अब पियाजे ने क्या किया था कि उनकी जो थ्योरी थी उसके बारे में उन्होंने और अच्छे से हमें बताने की कोशिश करी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी चीजें हम रीजनिंग करते हैं जिन भी चीजों की, ये सब हमारे ही एडेप्टेशन का एक पार्ट बन जाता है। हम जब भी चीजों को अडेप्ट करते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, हम रीजन करते हैं और सोचते हैं, और इसी तरीके से हम अडेप्ट करते हैं नई नई चीजों को। उन्होंने ये भी बोला था कि इसकी ना, जो ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसके टोटल 4 स्टेजेस हैं, और हर एक पर्सन के, हर एक ह्यूमन बीइंग के इन चारों स्टेजेस में जाना कंपलसरी है। मतलब स्टेजेस के बीच में जंप नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड में ही जाओगे, उसके बाद ही आप थर्ड में जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट थर्ड में चले गए, या आपने फर्स्ट स्टेज स्किप कर दिया, आप डायरेक्ट सेकंड में चले गए। आप स्टेजेस स्किप नहीं कर सकते, आपको इसी ऑर्डर में ही मूव करना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए पिछली वाली स्टेज को ओवरकम करना पड़ेगा। जब तक आप फर्स्ट ओवरकम नहीं करते, आप सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच सकते। जब तक आप सेकंड स्टेज ओवरकम नहीं करते, आप थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच सकते। ये सिमिलरली आपके एग्जाम्स की तरह है कि एग्जाम्स हमारे अलग अलग टाइप्स में होते हैं, कि फर्स्ट है रिटन, देन उसके बाद इंटरव्यू, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। तो ये अगर आपको ग्रुप डिस्कशन पे पहुंचना है तो आप डायरेक्ट थर्ड स्टेज पे नहीं आ सकते, आपको पहले रिटन देना पड़ेगा, देन आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं आप। तो सेम इसी तरीके से आपकी ये सारी स्टेजेस भी है कि आपको हर एक स्टेज को ओवरकम
करना पड़ेगा। और ये स्टेजेस का भी एक फिक्स पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने पहले 4th स्टेज कर ली, देन उसने 2nd स्टेज करी, देन उसने 3rd कर ली, ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका फिक्स पैटर्न है कि ये इसी फॉर्म में ही होगी, सबसे पहले 1st होगी, फिर 2री, फिर 3री, फिर 4थी, सेम पैटर्न होगा। अब हम पढ़ेंगे 1st स्टेज का, ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर इसे क्यों बोला गया है? एक तो सबसे पहली बात है कि ये हमारी वो स्टेज है जो कि हमारी 0 से 2 इयर्स के बीच में होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक। सेंसरी मोटर इसलिए क्योंकि इस टाइम पे वो अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो जो कुछ भी सीख रहा है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही सीख रहा है। वो चीजों को अपनी आईज से ऑब्जर्व कर रहा है, नोज से स्मेल कर रहा है, टंग से टेस्ट कर रहा है, स्किन से फील कर रहा है, ईयर से सुन रहा है। तो चीजों को जो भी है अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही सीख रहा है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स को ही ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना स्कीमास को डेवलप करते हैं। फिर इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली बात भी आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जब छोटे होते हैं ना बच्चे, उनको आप कोई भी एक खिलौना दिखाएंगे, जब तक वो उसके सामने है वो खुश रहेंगे, बट अगर आप उसको हाइड कर लेंगे तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये चीज गायब हो गई है, ये चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। बट जब आप उसे वापस उसके सामने लाएंगे तो वापस वो वैसे ही पहले की तरह खुश हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि इन बिटवीन जब आपने उसको वो चीज दिखाई, फिर आपने उसके सामने से छुपा दी, देन वापस दिखाई, तो बीच में छुपा के वापस दिखाने वाले प्रोसेस के बीच में वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में या नहीं, वो बच्चे ने नहीं सीखा है। बट जब वो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज में आ जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ, अगर कोई चीज मैं नहीं देख रहा हूं तब भी वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर आपने कभी उसको किसी बच्चे का, ये जनरली होता है कि जब बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच का होता है उस टाइम पे ये चीज ऑब्जर्व करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली। अगर बच्चे को फेवरेट टॉय है वो आपने उसे दिखाया, बच्चा उसके साथ खेल रहा है, आपने सडनली उसे छुपा दिया, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली उस चीज के बारे में ये पता रहेगा कि ये चीज सिर्फ छुपाई गई है लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करती, तो सडनली वो वहां पे रोना शुरू कर देगा या किसी भी तरीके से आपको वो मजबूर कर देगा कि आप उसकी वो चीज वापस रिटर्न करें। तो इसमें बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उस ऑब्जेक्ट को, बेशक वो उसकी नजरों से हट गई है बट उसे ये चीज याद है, ये चीज समझ है कि वो चीज सामने नहीं है बट वो एग्जिस्ट करती है, और उसे अगर वो चीज चाहिए तो वो किसी भी तरीके से आपको मना लेगा उस चीज को वापस पाने के लिए। In this stage, the child observes and imitates his or her surrounding. इस टाइम पे वो अपने आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी चीज को इमिटेट कर रहा है, उसी चीज की नकल उतार रहा है, उस चीज को सेम उसी बिहेवियर को फिर से नकल उतार के फिर से उसी बिहेवियर को फॉलो करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से। अब सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ब्रेन प्रॉपर ऑपरेशंस नहीं करता बट ऑपरेशंस के पहले वाली स्टेज है। अगर आप कभी भी देखेंगे ये किंडरगार्टन वाली और स्टार्टिंग के 1st और 2nd क्लास वाली एज है। इस टाइम पे बच्चे को मोर और लेस कंपैरिजन या और इस तरह की चीजें जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बच्चे को बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, पतला, इन सब चीजों के बारे में बच्चा ऑब्जर्व करता है चीजों को, वो चीजों को जो है देख देख के उनके बारे में, उनके फिजिकली अपीयरेंस के बारे में अंडरस्टैंड करता है। और ये वही एज है जिस टाइम पे बच्चे की डेवलपमेंट सबसे फास्ट होती है, ये सब बहुत ही क्रूशियल एज है जब डेवलपमेंट होती है। अगर कोई भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में इस स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को जो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा या कोई भी चीज बच्चे के साथ मिस हैपनिंग हो गई है, और अगर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो वो चीज बच्चे को ओवरकम करने में हो सकता है पूरी लाइफ लॉन्ग लग जाएगी, बच्चा उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस स्टेज में जो आपकी डेवलपमेंट होगी ना, वो इतनी फास्ट होती है और इतनी टू द पॉइंट होती है कि सेम वही चीज अगर आप किसी और स्टेज में सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये इसीलिए कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि बच्चे को छोटी एज से ही हम जैसे कई बार हम नई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं बच्चे को, बच्चा जब स्कूल जाता है वहां जाके एक घर पे हो सकता है वो एक मदर टंग यूज कर रहा है,
बट जब वो स्कूल में जाएगा, प्रॉपर स्कूलिंग में उसको यहाँ इस स्टेज में चीजें सिखाना शुरू करते हैं लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि ये एक एज है जब बच्चा मैक्सिमम ग्रास्प करता है, उसकी चीजों को ग्रास्प करने की पावर बहुत ज्यादा बेटर रहती है बाकी एज के कंपैरिजन में। तो उसको नई नई चीजें वो ऑब्जर्व करता है। इस एज में अगर बच्चे के सामने कोई आप नया शब्द भी बोल लोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस बच्चे ने उस नए शब्द को इतनी जल्दी सीख भी लिया। वो आप सोचते ही रह जाओगे कब उसने उस चीज को आपको बोलते हुए सुना, उसने उस चीज को रिटेन भी कर लिया और उसे पता भी है कि कहाँ पे उसे उस वर्ड को यूज करना है, उसका मीनिंग क्या है। बच्चा ये चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है, लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चा सीख लेता है। इस टाइम पे बच्चे के जो सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप होते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स मीन्स कि वो ब्रेक बाय ब्रेक या छोटी छोटी चीजों के बारे में वो जो है सोचने लगता है, सिंबोलाइज करता है चीजों को अपने स्कीमास के अकॉर्डिंग, चीजों के बारे में सिंबोलाइज करना वो शुरू कर देता है। मतलब जो चीज उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में वो सोचते रहेगा, जो चीज एग्जिस्ट नहीं है उसके बारे में वो, जो चीज उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज के बारे में भी वो अपने थॉट्स डेवलप करता है या अपने स्कीमास को मेंटेन करके रखता है। जिसकी बच्चे के सामने अगर उसका टॉय नहीं है, बट अगर उससे पूछा जाए कि उसका टॉय कैसा दिखता था, कौन से कलर का था, तो बच्चा ये सारी चीजें अपने टॉय के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसके माइंड में उससे रिलेटेड स्कीमा डेवलप हो चुके हैं कि उसका टॉय कैसा दिखता है, कौन से कलर का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सब उसने अब अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। इस टाइम पे बच्चों के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। फर्स्ट इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो चीज मैं देख रहा हूं या जो चीज मैं फील कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। चाइल्ड फोकस ऑन देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड फील दैट दे आर करेक्ट। उन्हें अपने बारे में अपनी थिंकिंग के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होने लगे। धीरे धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं अपनी थिंकिंग के बारे में। एनिमिज्म, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच चिल्ड्रन बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर लिविंग। इस टाइम पे बच्चा हर एक नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग ही एज्यूम करता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चे अपने टॉयज से बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग, वो इसमें कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। उनके लिए अगर उनके टॉय के भी दो हाथ, दो कान, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो पैर, ये सारी चीजें अगर उसकी सिमिलर है तो उसके लिए वो भी एक ह्यूमन बीइंग से कम नहीं है, वो भी उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करेगा। कभी आपने इस एज में देखा होगा बच्चे डॉल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं वो अपनी डॉल को खाना खिलाते हैं, डॉल के साथ घूमने जाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज वो अपनी डॉल के साथ करना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चा अभी भी उस डॉल को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही समझ रहा है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट इज बच्चा इस टाइम पे क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ चुका है। बच्चा चीजों को देख देख के ना उनके माइंड में अब ऐसे थॉट्स बन रहे हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यही एज है जब बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर उनके सामने कुछ भी हुआ तो ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने किया, क्यों किया, ये सारे क्वेश्चंस बच्चे के माइंड में हमेशा रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर इस एज में हम बच्चों के इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो बच्चों का माइंड उतने ही बेटर वे में डेवलप होता है। तो उनके इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि पेरेंट्स या उनके जो भी आसपास के लोग हैं जिनसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन कर क्यों रहा है, क्योंकि बच्चा अभी डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में है। बच्चे ने कोई चीज ऑब्जर्व करी, वहां उसके ब्रेन में डिसइक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। अब वो अपने उस डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम के फॉर्म में चेंज करना चाहता है। तो उसके लिए उसे अपने पुराने स्कीमास को क्वेश्चन कर रहा है कि अगर उसने देखा कि कोई भी उसने एक बंदर को देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर से उसने जमीन पे जंप कर लिया, बट अब उसके अभी तक के स्कीमास थे कि कोई भी फोर लेग वाले एनिमल को डॉगी बोलते हैं। बट अब उसने एक नई कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करी कि जो डॉग था उसने डॉग को कभी भी जंप करते हुए नहीं, इतनी हाइट से कभी जंप करते हुए नहीं देखा। बट जब उसने एक मंकी को देखा उसने इजीली ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ये एक डॉगी से डिफरेंट है। तो वो तभी वहां क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा कि इसने इतनी ऊपर से जंप कैसे किया, इसने कैसे इस चीज को फॉर्मुलेट किया होगा, या फिर ये डॉगी क्यों नहीं कर पाता सेम ऐसा।
तो इस तरह के क्यों, कब, कैसे, ये सब चीजें बच्चों की इंट्यूटिव थॉट्स ये सब डेवलप होने लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मीन्स, कॉन्क्रीट मीन्स बिल्कुल सटीक, ऑपरेशनल मीन्स जो भी हमारा माइंड प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म में या ऑपरेशनल फॉर्म में चीजें सोचता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन मीन्स अब वो हर एक चीज को लॉजिकली बिल्कुल सटीक तरीके से जो है डिफाइन करना शुरू करेगा। ये वो एज होती है जब बच्चा एक प्राइमरी स्कूलिंग में होता है, फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके फिफ्थ सिक्स्थ क्लास तक वाली एज, जब वो प्राइमरी स्कूलिंग होती है ना, फिफ्थ क्लास तक, 10-12 साल तक, वो है ये। इस टाइम पे क्या है कि बच्चा हर एक चीज को जो है ना, जो भी उसके सामने इवेंट हो रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेगा लॉजिकली, और लॉजिकली उसे डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग सेट्स में उसको अपने ब्रेन में स्टोर करेगा। इस टाइम पे बच्चा अपने मेंटल ऑपरेशंस भी करने लग जाता है। इवन इस एक ये भी होता है, स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर बच्चे को अभी तक हमने कोई एक स्टोरी सुनाई है, सपोज कि कोई भी एक सपोज स्टोरी समझ ली, उसमें 5 स्टेप्स हो रहे हैं कि पहले कुछ हुआ, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, सीक्वेंस में कुछ हुआ है। अगर हम बच्चे से इन्हीं इवेंट्स को रिवर्स वे में पूछेंगे तो एक प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा नहीं बता पाएगा, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो इन चीजों को रिवर्सिबल फॉर्म में भी या स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस, इवेंट बाय इवेंट भी वो डिस्क्राइब कर सकता है, चाहे तो फ्रॉम फर्स्ट इवेंट टू लास्ट इवेंट और फ्रॉम लास्ट इवेंट टू फर्स्ट इवेंट। आपने कभी एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि बहुत सारे बच्चों के जोक्स होते हैं जिनमें कि लेवल बाय लेवल होता है, कि वो पहले एक छोटा सा जोक होगा, उसका आप आंसर कुछ देंगे, देन उनका उसी आंसर से सेकंड जोक स्टार्ट होता है, देन आप उसको कुछ आंसर देंगे, देन उसी आंसर से उनका थर्ड जोक रिलेटेड होता है। ये सीक्वेंस में उनके जोक्स चलते हैं। अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस जोक को रिमेंबर भी नहीं कर पाता, बट जैसे जैसे बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो इस स्टेप बाय स्टेप चीजों को भी वो रिमेंबर करता है। तो ये इस स्टेज की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और गैंग एज। लेटर चाइल्डहुड क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड हम जनरली किसे बोलते हैं, जो उसकी प्राइमरी स्कूलिंग वाली एज होती है, तो इसलिए अब वो स्कूलिंग वाली एज खत्म हो गई, तो लेटर चाइल्डहुड और गैंग एज, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि इस एज में बच्चा जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द गैंग एज। नाउ द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नाउ फॉर्मल ऑपरेशनल क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चा जो है फॉर्मली चीजों को, जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती, उस चीज के बारे में भी एब्स्ट्रैक्ट मेंटली बहुत चीजें वो सोच सकता है। इस एज में बच्चों का जो है, जो क्या बोलते हैं उसे, फिक्शन की ओर बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू कर जाता है। बच्चे फिक्शनल स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में बच्चों को जानने में बड़ा मजा आता है, वो फिक्शनल स्टोरीज पे बिलीव करेंगे, फिक्शनल कॉमिक्स पढ़ेंगे। उनकी लाइफ में जो कॉन्क्रीट चीजें थी उन सब चीजों से वो हट के थोड़ा सा फिक्शन की ओर जाएंगे, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में। फिक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो कि एग्जिस्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो उनके माइंड में, वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें उनके माइंड में बनते रहती है। द एडोलेसेंट कैन अप्लाई लॉजिक मोर एब्स्ट्रैक्टली। उनके जो लॉजिक होंगे और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अगर उनको कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दे दी जाएगी, उस पर भी वो लॉजिकली रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सिचुएशन अगर आप उन बच्चों को देगा, अगर सो एंड सो सिचुएशन होती है इस चीज में, आप कैसे रिएक्ट करोगे? जबकि अगर आप सेम वही सिचुएशन किसी प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे को देंगे, तो वो बच्चा उसका आंसर तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उस बच्चे ने वो सिचुएशन पर्सनली एक्सपीरियंस ना करी हो। विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चे के लिए उस सिचुएशन पे रिएक्ट करना मुश्किल है। बट अब जब बच्चा फॉर्मल स्टेज में आ चुका है, तो अब वो जो सिचुएशन उसके साथ हुई भी नहीं है, वो उसके बारे में भी सोच सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट किसी भी सिचुएशन के बारे में वो सोच सकते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। हाइपोथेटिकल भी यही है कि वो अपने ब्रेन में ही कुछ नई नई चीजें, जो चीज एग्जिस्ट है उनके बारे में भी वो सोच सकता है, उनके बारे में और ज्यादा डेवलप कर सकता है अपनी थिंकिंग को। नाउ विद दिस हमारा पियाजे का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आया या कोई चीज आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे से अपना फीडबैक शेयर करेंगे। इससे हमें काफी मोटिवेशन भी मिलेगा आपके लिए और भी बेटर वीडियोस बनाने में। थैंक यू।